छात्रों, आज की कक्षा में हम जानेंगे हमें संसद क्यों चाहिए। तो इस चैप्टर में आप जानेंगे संसदों के बारे में। इसमें कुछ शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद है अध्याय 3, जिसमें जानेंगे हमें संसद क्यों चाहिए। तो हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है और इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। और यही है ये तत्व जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं और इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। तो इस अध्याय में हम यह भी देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों के लिए निर्माण कार्य में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश लगाने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। यह है संसद भवन का बनाया गया चित्र। लोगों को फैसला क्यों लेने चाहिए। तो छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। तो इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया और वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे और वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे। लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था और स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिका राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासक के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं और स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनाने वाले थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों की प्रति संवेदनशील रहना होगा और स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं से स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार, जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक होता है, चाहे वह कोई भी समुदाय का हो। लोग और उनके प्रतिनिधि सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है और सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की जिम्मेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतंत्र सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में
फैसला देता है। और इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एक अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसा कि आपने पढ़ा है कि मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है और यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है और इस लिहाजा से उन्हें निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। छात्रों, ये दिखाया गया है इलेक्शन का समय में कुछ अफसर लोग जो है वोटिंग मशीन को लेकर जो है दूर दराज इलाके में जो है हाथियों पर सवार होकर जा रहे हैं, जहां पर गाड़ी नहीं पहुंच सकता है, मोटर गाड़ी। ये है भारत का संसद भवन और उसके अंदर का दृश्य ये है। संसद की भूमिका क्या होती है? तो संसद के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है और ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं और आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 वर्ष में चुनाव करवाए जाते हैं, जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है। तो देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। तो नीचे दी गई तालिका के माध्यम से आइए इस बात की और अच्छी तरह से समझें। ये तालिका में दिखाया गया है भारतीय जनता पार्टी 303 निर्वाचित सांसदों की संख्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस तरह बहुत सारे पार्टियों का जो है संख्या दिखाया गया है। तो छात्रों, तो संसद चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या संसद एमपी कहलाते हैं और इन संसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। जैसे पहला काम है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कराना। तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक ऐसी सूची बनाई जाती है, इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं और यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित संसदों में बहुमत प्राप्त करना होता है। चूँकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए और संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव कराना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। और जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ज़हन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों का लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं और हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाई है।
जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। तो ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। छात्रों, ये दिखाया गया है केंद्र सरकार की ये मुख्य इमारतें हैं जो दिल्ली में है। राज्यसभा जो है मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा की कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो और इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसे संशोधन करता है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं और राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट में है सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है और प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सरकार जो है संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं और इसके जरिए संसद जो है कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है और इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधि यानी संसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार के सवाल पूछना किसी भी संसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन के विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं और वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीति के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। छात्रों, ये लोकसभा का जो है कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो संसद के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है और इसके चलते सरकार चुस्ती रखती है और इसके अलावा वित्त में से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है और यह उन कई तरीकों में से है जिसके माध्यम से संसद जो है सरकार को नियंत्रित करती है और इसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में संसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। तीसरा पॉइंट है कानून बनाना। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है और इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। संसद में कौन लोग होते हैं? तो संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों में से सदस्य भी अब बढ़ गए हैं और जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं था वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। दलित और पिछड़े वर्ग की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाले आबादी के प्रतिशत कितना था, जैसे कि इस तालिका में आप देख सकते हैं। तो प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में अपने समाज को पूरे तौर से सही ढंग से प्रतिबिंब नहीं कर सकता। यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद के कुछ सीटें अनुसूचित जाति के लिए, जिन्हें एससी कहते हैं, और कुछ सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इस चुनाव क्षेत्रों से केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवारों की ही जीते और संसद में उनकी ही उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीदें की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकते हैं। और इसी तरह हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण सुझाव पेश किया गया है और इस सवाल पर अभी भी बहस
जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी, आज भी उसकी संख्या 11% से ज़्यादा ऊपर पहुंच पाई है। और जब आप इस बात पर ध्यान देंगे कि आधी आबादी औरतों की है, तो यह साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है। इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहे हैं। क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं? हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उसके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकती है। तो छात्रों, इस चैप्टर में आपने जाना हमें संसद क्यों चाहिए, और कुछ अभ्यास का जो है प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें स्वयं बनाने की कोशिश कीजिएगा।